हेलो गाइस एंड वेलकम टू द लीगल सागा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये काफ़ी यूनिवर्सल है। ये उस हर एस्पिरेंट के लिए काम आएगा जो किसी न किसी प्रकार की एग्जाम देने वाले हैं। हर एग्जाम में से इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आना एकदम पक्के हैं। उसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी है जिनको इंटरेस्ट है ये जानने में कि आखिर हमारी पार्लियामेंट में डिसीजंस लिए कैसे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी एंड देयर यूजेस इन पार्लियामेंट। बहुमत क्या है, कितने प्रकार की होती है और संसद में इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा जो देश है उसे गवर्न करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। सारे बड़े फैसले जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा लिए जाते हैं, यानी संसद के द्वारा। संसद यानी आपका हो गया राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट। किसी भी बिल को अगर लॉ बनना है या किसी भी बिल को अगर कानून बनना है कहे तो पार्लियामेंट की जो रजामंदी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये डिसीजंस लिए कैसे जाते हैं? ये डिसीजंस लिए जाते हैं मेजॉरिटी के द्वारा। स्वाभाविक है, अगर इतने अलग अलग लोग हैं, कुछ राज्यसभा में हैं, कुछ लोकसभा में हैं, तो इतने लोगों का अपना एक अलग दिमाग होगा, अपनी एक अलग सोच होगी और राय होगी। इनके बीच में क्लैशेस तो होंगे ही। तो क्या अब इनके क्लैशेस को ही सुलझाने बैठ जाए तो वो बिल पता नहीं कब जाके लॉ बनेगा, ऐसे तो सरकार ही गिर जाएगी एक टाइम में। इसीलिए एक मेजॉरिटी का रूल लाया जाता है। इसका एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे ये समझिए, अपने घर को ले लीजिए। आप कोई गाड़ी खरीदने वाले हैं, गाड़ी तो आप लोगों ने फिक्स कर ली, पर कलर में आज भी कंफ्यूज है, ब्लैक लिया जाए या रेड लिया जाए। आपके घर में है 5 लोग, आप क्या करेंगे? आप सबसे बात करेंगे और वोटिंग करेंगे। जिन लोगों ने जिस कलर पे ज्यादा वोट किया, आप लोग वही कलर की गाड़ी खरीदेंगे। वैसे ही यहाँ पे होता है, अगर कोई बिल आता है, कुछ लोग उससे सहमत है, कुछ उससे असहमति रखते हैं, तो इस केस में वोटिंग कराई जाती है, मेजॉरिटी ली जाती है। अगर मेजॉरिटी सहमति की तरफ है तो बिल मंजूर हो जाएगा, मेजॉरिटी असहमति की तरफ है तो बिल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब बात आती है ये मेजॉरिटी है क्या और कितने प्रकार की होगी। ऐसे तो मेजॉरिटीज बहुत प्रकार की होती है, पर जो हमारे काम की है वो है 4। ये 4 मेन मेजॉरिटीज इंडियन पार्लियामेंट में लगती है और सारे बड़े फैसले इनके थ्रू ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन सी मेजॉरिटी है। सबसे पहली है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरी एब्सोल्यूट, तीसरी इफेक्टिव और चौथी स्पेशल। स्पेशल के अंदर भी 4 टाइप के और है, एज पर आर्टिकल 249, 368, 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन और 61। एक एक करके हम इन चारों मेजॉरिटी को देखते हैं, ये होती क्या है, प्लस ये कहां कहां पे यूज करी जाती है। मतलब ऐसे कौन से केसेस होंगे जिसमें आप स्पेशल मेजॉरिटी यूज करोगे, ऐसे कौन से केसेस होंगे जिसमें आप एब्सोल्यूट या इफेक्टिव या सिंपल मेजॉरिटी यूज करोगे। सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी वो मेजॉरिटी है जो हमारे पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा यूज करी जाती है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेजॉरिटी जो है वो सिंपल मेजॉरिटी है। अगर कोई बिजनेस कंडक्ट करना है और वहां स्पेसिफाइड नहीं है कि भाई ये कौन सी आपको टाइप की मेजॉरिटी यूज करनी है, उस केस में आप सिंपल मेजॉरिटी जो है वो यूज करोगे। सिंपल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसको इस एग्जांपल से समझिए। एक पर्टिकुलर दिन पे जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है 545। जो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है वो है 545। इस 545 में से 45 सीटें जो है वो है वेकेंट, यानी कि चुनाव के बाद ये भरी ही नहीं गई, यहां पे कोई अच्छे से उम्मीदवार आया ही नहीं। तो कितनी बच गई? 500। अब ये 500 में से जिस दिन हमको वोट कराना था किसी बिल के ऊपर, या जो भी टाइम का लिमिट था जिस दिन जितने समय के अंदर आपको वोट कराना है, उस पर्टिकुलर पीरियड में 100 लोग ऐसे थे जो एब्सेंट थे या आए ही नहीं या उन्होंने वोट ही नहीं दिया। तो बच गए कितने? 400। अब सिंपल मेजॉरिटी कैसे होगी? टोटल सीट्स में से वेकेंट सीट्स और एब्सेंट सीट्स को माइनस कर दो, उसका 50% प्लस 1। 400 का 50% हो गया आपका 200, 200 प्लस 1 हो गया 201। अगर 201 लोग किसी भी बिल के लिए हामी भर देते हैं तो वो लॉ बन जाएगा। अगर 201 लोग किसी भी बिल जो सब्जेक्ट आपने प्रेजेंट किया है उसके अगेंस्ट चले जाते हैं तो वो लॉ नहीं बनेगा, वो ड्रॉप आउट हो जाएगा।
ये कब यूज किया जाता है? यूजली जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं। अब ये ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जहां हम बिल्स भी डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी क्या है, फाइनेंस क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या है, मनी बिल क्या है। अभी फिलहाल आप ये समझिए, जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से पास किए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों हाउसेस में सिंपल मेजोरिटी होगी। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास उसकी एसेंट के लिए जाएगा और फिर कानून बनेगा। ठीक है, यहां पर आप समझ गए सिंपल मेजोरिटी, टोटल सीट्स में से वेकेंट सीट्स को माइनस करो, एब्सेंट सीट्स को माइनस करो, जितना बच गया उसका 50% प्लस 1 इज सिंपल मेजोरिटी। अगली मेजोरिटी आ जाती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का सिंपल कहना है भाई, ये जो टोटल स्ट्रेंथ है ना, हमने देखी थी लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ 545, इसका 50% प्लस 1 इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा कि कितने लोग नहीं आए वोट देने, कितनी सीट्स वेकेंट थी, टोटल स्ट्रेंथ क्या है? टोटल स्ट्रेंथ 545, उसका 50% प्लस 1, यानी इसमें फिगर सेट है। 273 वोट्स की फिगर इसमें सेट हो गई। अगर 273 जो लोग हैं वो किसी बिल को यस करते हैं तो ये बन गया लॉ। अगर ये 273 लोग किसी भी बिल को नो करते हैं तो ये लॉ नहीं बन पाएगा। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी आप किन केसेस में यूज करते हो जनरली? जब जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं, जैसे हर राज्य हर स्टेट के अपने इलेक्शन होते हैं, सेंटर के भी इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के बाद, जब ये हो जाते हैं गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, वो गवर्नमेंट जब कोई बड़े डिसीजन लेने वाली होती है, काम करने वाली होती है, तो उसको कैसे किया जाए, क्या ये काम करा जाए, क्या ये कानून बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, उस समय के टाइम पे जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के द्वारा ही लिए जाएंगे। तो यहां पे क्या है, फिगर इज सेट 273 इफ इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, याद रखिएगा फिगर सेट है 273। अगर 273 वोट हाँ की तरफ आ गए तो लॉ बन गया, 273 वोट नो की तरफ चले गए तो लॉ नहीं बन पाएगा। तीसरा आ जाता है आपका इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है? इफेक्टिव मेजोरिटी ये है कि भाई जो भी टोटल स्ट्रेंथ है, और जैसे राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 245, इसमें से वेकेंट सीट्स को आप हटा दो, मतलब ये सीट्स भरी ही नहीं थी चुनाव के बाद, कोई भी आया ही नहीं इससे बैठने के लिए, कोई इसका हकदार ही नहीं था, तो कितनी बच गई? 200। इस 200 का 50% प्लस 1, 200 का 50% कितना होता है? 200 का 50% हो गया आपका 100, 100 प्लस 1 इज 101। अगर 101 लोग यस कर देते हैं, हामी दे देते हैं तो लॉ बन गया, नो कर देते हैं तो लॉ नहीं बनेगा। किन किन केसेस में इफेक्टिव मेजोरिटी यूज करी जाती है? जब आपको वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल करवाना है राज्यसभा में अंडर आर्टिकल 67B, तब आप राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास करोगे, वो रिजोल्यूशन जो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए होगा उसमें इफेक्टिव मेजोरिटी काम आएगी। मतलब जितने लोग वहां पे होंगे उनका 50% प्लस 1 वेकेंट सीट्स के अलावा अगर वो हामी भर देते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन से हट जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के अलावा अगर क्वेश्चन आता है कि स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर ऑफ विधानसभा या फिर लोकसभा का अगर रिमूवल कराना है तो कौन सी मेजोरिटी यूज होती है? तो आती है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी एंड सिंपल मेजोरिटी में कंफ्यूज मत होइएगा। सिंपल मेजोरिटी में हमने ये देखा था, सिंपल मेजोरिटी में जो टोटल सीट्स थी उसमें से पहले वेकेंट सीट्स को माइनस किया, उसके बाद जो लोग एब्सेंट थे वोटिंग के टाइम पे उनको माइनस किया, देन इट इज 50% प्लस 1। लेकिन इफेक्टिव में क्या था? इफेक्टिव में हमने देखा जो टोटल सीट्स थी उसमें से सिर्फ वेकेंट सीट्स को माइनस किया, उसके बाद इट इज 50% प्लस 1। जैसे जैसे ये काम बढ़ते जाएंगे, ये केसेस की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ऑर्डिनरी बिल पास करना था तो भाई ये वाली मेजोरिटी लगा दी, सिंपल खत्म करो। यहां पे क्या है, आपको एक बड़ी पोजीशन के आदमी को रिमूव करना है, तो ऐसे केसेस में अब जो मेजोरिटी है, जो डिसीजन लेने की ताकत होगी ना, वो और ज्यादा इंटेंस होती जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल मेजोरिटी। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं स्पेशल मेजोरिटी के केस में। देखो, स्पेशल मेजोरिटी के उसको भी डिवाइड किया है 4 टाइप में। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249, 368, टाइप 3 एंड टाइप 4। एक एक करके हम ये सारी टाइप समझते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा हाउ टाइप 1 इज लिंक्ड विद टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4।
पहला टाइप है स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249। सबसे पहले तो ये ध्यान दो, आर्टिकल 249 होता क्या है। आर्टिकल 249 बेसिकली एक पावर मिलती है पार्लियामेंट को। किस चीज की पावर? पावर मिलती है कि पार्लियामेंट जो है अब वो लॉज बना सकता है स्टेट लिस्ट में। आपको पता है 3 लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर मिल जाता है लॉज बनाने का स्टेट लिस्ट में। देश में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई या उस स्टेट में ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई कि अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई जो हमारा संसद है वो इस स्टेट में आके लॉ बनाए, तब लगता है आर्टिकल 249, या बोल सकते हैं कि आर्टिकल 249 एम्पावर करता है, वो पावर देता है पार्लियामेंट को कि तुम जाके अब स्टेट के लिस्ट में लॉ बनाओ। तो क्या ये ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, इसको भी कि भाई आर्टिकल 249 लगे या ना लगे, पार्लियामेंट को पावर मिले या ना मिले, इसके लिए भी एक रिजोल्यूशन पहले हाउस में प्रेजेंट होता है, उस पर मेजोरिटी लगती है, फिर ये होगा। अभी कौन सी मेजोरिटी लगती है? यहां पे जो मेजोरिटी लगती है ये लगती है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फॉर एग्जाम्पल हम लास्ट का ही कंसिडर कर लेते हैं, राज्यसभा में थे 245 लोग, लेकिन जिस दिन ये रिजोल्यूशन लगना था या जिस पर्टिकुलर पीरियड में डिसाइड किया था कि भाई ये डिसीजन हमको 4-5 दिन के अंदर लेना है, उस टोटल ड्यूरेशन में 150 लोग ही प्रेजेंट थे। तो 150 लोगों का 2/3, क्योंकि प्रेजेंट कौन थे? यही लोग थे, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात की जा रही है। 150 लोगों का 2/3 कितना हो जाएगा? 150 लोगों का 2/3 इज 101। अगर 101 लोग यस बोल देते हैं तो पार्लियामेंट को पावर मिल जाएगी उस पर्टिकुलर स्टेट पे लॉ बनाने की जिसके लिए रिजोल्यूशन यहां रखा गया है। अगर ना कर देते हैं तो फिर ये पावर नहीं मिलेगी। तो स्पेशल वर्ड आया, मतलब कुछ स्पेशल केसेस में ही आप ये काम करने वाले हो, और हर स्पेशल मेजोरिटी है 2/3, लेकिन 2/3 किस किस की है वो हम देखेंगे। यहां आप अभी बस इतना याद रखो, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। आर्टिकल 249 में 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग हमने पढ़ा। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368। 249 में हमने क्या देखा था? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। 368 जो आर्टिकल है ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। हम इसके ऊपर एक पूरा डिटेल अच्छे से वीडियो बनाएंगे, इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 368 बात करता है आर्टिकल 368 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना है, मतलब हमारा जो संविधान बना है अगर उसमें कोई अमेंडमेंट लाना है, अमेंडमेंट के सेक्शंस कैसे होते हैं? आप कोई भी अमेंडमेंट के आर्टिकल्स कौन से होते हैं? जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे किसी आर्टिकल के पीछे अगर ए लिखा होगा, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 329A, 115A, तो जब वो ए वर्ड आ गया है ना, तो इसका मतलब है अमेंड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद विथ टाइम जब हमारे फ्रेम मेकर्स या हमारी सरकार को या पार्लियामेंट को लगा कि भाई कुछ चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि अब ये पहले वाला समय नहीं रहा, तो वो चेंज लाता है, उसे अमेंडमेंट किया जाता कहा जाता है। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। तो स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368। अब लगता है संसद को कि भाई यहाँ पे ना इस कानून में अब कुछ चेंज लाना जरूरी है, अमेंडमेंट लाना जरूरी है, पर वो अमेंडमेंट ऐसा हो कि वो फेडरलिज्म को अफेक्ट नहीं करे। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? 2 गवर्नमेंट होना। जैसे हमारे यहाँ पे है ना, हमारे देश में स्टेट में एक है, यूनियन में एक है, लेकिन जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसके बीच में यूनियन इंटरफेयर करता है, स्टेट पे यूनियन का एक ब्रॉडर वे रहता है, तो उसको कहते हैं फेडरलिज्म। आप कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हो जो फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं रहा या चेंज नहीं कर रहा, यानी ना स्टेट से पावर छीन रहा है, ना यूनियन को ज्यादा पावर दे रहा है या यूनियन से पावर ले रहा है, दिस इज नोन एज फेडरलिज्म। आप उसको जब कोई अफेक्ट नहीं कर रहा, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाने के लिए आप स्पेशल मेजोरिटी पास करोगे। ये कैसी रहती है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग जो हमने लास्ट में देखा, प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा? 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपने ये बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया था राज्यसभा में, जहां 245 मेंबर में से लास्ट टाइम हमने देखा 150 मेंबर आए थे, तो पहले तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग में क्या हो जाएगा? 101 लोग हामी देंगे।
प्लस राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी 245, उसका 50% प्लस 1, ये लोग भी जब हामी देंगे तो इन दोनों का जो क्लब टोटल होगा उससे डिसाइड किया जाएगा कि क्या जो रेजोल्यूशन हम पास करना चाह रहे हैं वो पास होगा या नहीं होगा। मतलब अब यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ गई, पहले तो सिर्फ 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग था, अब 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ भी लग गया। तो ये कौन कौन से केसेस में किया जाता है? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है तब आप स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 लगाओगे। अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को रिमूव करना है तब आप ये लगाओगे। जब आपको नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करवानी है तब आप ये लगाओगे। अगर कोई भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करनी है या एबॉलिश करनी है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधान सभा बोलते हैं, विधानसभा तो हर जगह होती है पर विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होती, पर अगर आपको अपने स्टेट में विधान परिषद को भी लाना है तो उसके लिए आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जो कि स्पेशल रहेगा, यानी 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। ठीक है, ये समझ गए। तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस रेटिफिकेशन। यहां अब और इंटेंसिटी बढ़ गई। सबसे पहले पढ़ा 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। दूसरे वाले टाइप में पढ़ा कि पहला टाइप तो रहेगा प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अब ये तीसरे में ये हो गया कि भाई ये दोनों तो रहेगा, इसके अलावा 50% ऑफ अप्रूवल ऑफ स्टेट्स। जब स्टेट्स वर्ड यूज किया जाए यानी वहां की विधानसभा। अब यहां पे आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हो या बिल ला रहे हो जो फेडरलिज्म को अफेक्ट करने वाला है ना। हमने बात करी थी फेडरलिज्म की, मैंने आपको बताया था फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म को अफेक्ट करने वाला है यानी ऐसा स्ट्रक्चर बदलने वाला है कि इस बिल के बाद या तो स्टेट अपनी कुछ पावर कम कर देगा, कम हो जाएगी, या कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज आएगा जो भारी पड़ सकता है वहां की सरकार के ऊपर। तो ऐसे केस में सिर्फ यूनियन अकेले डिसीजन नहीं लेगी, ये दोनों होने के बाद वो भेज देगी सारी विधानसभाओं में। हमारे यहाँ 29 स्टेट है, 29 के 29 में भेज देगी कि भैया अब आप बताओ। अगर इस 29 में से 50% यानी 15 लोगों ने भी हामी भर दी तो ये जो बिल है वो लॉ बन जाएगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एनजीएसी। जब इसको लाया गया तो 29 स्टेट्स में ये दोनों को फुलफिल करने के बाद कि भैया हमारे यहां से तो अप्रूव हो गया है, अब हम ये 29 स्टेट्स में भेज देते हैं। अगर इनमें से 15 स्टेट्स ने हामी दे दी तो फिर एनजीएसी जो है वो आ जाएगा। तो केसेस वर जब केसेस जिसमें ये मेजॉरिटी यूज होती है वो है जब हमको किसी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना है जो फेडरलिज्म को अफेक्ट करेगा। ठीक है। टाइप 4 और जो लास्ट टाइप है वो आती है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 61। जब प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट करना हो, इंपीचमेंट का मतलब क्या है, एक तो प्रेसिडेंट का कार्यकाल खत्म हो गया तो वो चला गया, लेकिन अब इस बीच में उसको हटाना है उसकी कुर्सी से, तो क्या ऐसे ही हट जाएगा? कल को आपका बंदा आके खड़ा हो जाएगा वहां पे लोकसभा राज्यसभा, बोलेगा नहीं है प्रेसिडेंट हमको ठीक नहीं लग रहा है, हमको अच्छे इंट्यूशन नहीं आ रहे, आप इसको हटा दो करके। नहीं, है ऐसे नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है। आप प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो जो सबसे बड़ा होता है हमारे देश में, तो उसको भी हटाने के लिए रिजोल्यूशन लगता है और वो रिजोल्यूशन मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। तो इनके केस में कैसी मेजॉरिटी होती है? 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। ठीक है। अगर आप इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो सिंपल है, 364 लोग अगर यस करेंगे तो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएगा, नो करेंगे तो नहीं होगा। दिस इज द केस ऑफ लोकसभा। अगर आप इसको राज्यसभा में कर रहे हो तो 164 लोग अगर यस करेंगे तो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएगा, अगर नो करेंगे तो नहीं रिमूव होगा। ठीक। एक क्विक रिवीजन करते हैं। सिंपल मेजॉरिटी हमने देखा, बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया। 50% ऑफ सिंपल मेजॉरिटी की अगर बात करूं तो मैं
50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें से क्या क्या हटा दिया था, वेकेंट सीट्स को भी हटा दिया था और एब्सेंट लोग को भी हटा दिया गया था। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, हमें नहीं फर्क पड़ता वेकेंट सीट से, हमें नहीं पता फर्क पड़ता एब्सेंट लोगों से। टोटल स्ट्रेंथ क्या है हाउस की, उसका 50% प्लस 1 ने अगर हामी भर दी है तो ये बिल लॉ बन जाएगा। तीसरा इफेक्टिव, इफेक्टिव और सिंपल में क्या डिफरेंस है, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, सॉरी 50% प्लस 1 का रहेगा, सिर्फ वेकेंट सीट्स माइनस होगी, प्रेजेंट और एब्सेंट लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ना है यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका स्पेशल। स्पेशल में हमने टोटल जो देखा वो थे 4। सबसे पहला था आपका 249, इसमें क्या है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद आ गया था आपका 368, इसमें भी जुड़ गया 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, साथ में आ गया 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। फिर आ गया आपका 368, 50% स्टेट रेटिफिकेशन वाला, तो इसमें भी ऊपर के 3 आ गए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्लस 50% स्टेट। और लास्ट जो था जो हमने देखा, इसको मैं यहां बना दे रहा हूं, आपका 61 वाला प्रेसिडेंट वाला, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। तो ये थी सारी टाइप्स की मेजॉरिटीज जो हमारे पार्लियामेंट में यूज करी जाती है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि किन केसेस में इसको यूज करा जाता है। अब जो नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है बिल्स के बारे में जानेंगे, A to Z ये बिल होते क्या है, क्या हर हाउस में हर बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है या नहीं किया जाता है, और उसके अलावा या उसके बाद हम देखेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में जानना है या उन जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं या आप कंफ्यूज्ड है तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द लीगल सागा।